दोस्तों, वैश्विक स्तर पर दो देशों में दोस्ती और दुश्मनी का दौर चलना बहुत ही कॉमन सी बात है। लेकिन इस वक्त एक ऐसा देश है जिससे सभी देश या कहें कि पूरी दुनिया दोस्ती करना चाहती है और इस तरह की कंडीशन साफ बता रही है कि ये कोई स्पेशल ही है, तभी तो सारी दुनिया उसके पीछे भाग रही है। ये कंट्री है भारत। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त भारत का जादू कुछ ऐसा चल रहा है कि पूरी दुनिया के सिर पर चढ़कर बोल रहा है और हर कोई उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। वहीं अगर यहाँ चीन की बात की जाए तो उसके दोस्त इतने कम हैं कि जितने भारत के पूरे वर्ल्ड मैप में दुश्मन भी नहीं हैं। लेकिन ये दोस्ती भी भारत ने बहुत उतार चढ़ाव के साथ हासिल की थी। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने कौन से ऐसे फैसले लिए थे जिसके कारण उसके इतने दोस्त हैं। क्या ये कोई ग्लोबल पोजीशन स्ट्रेटेजी है या फिर दूसरे देशों का कोई लालच है? आखिर क्या कारण है कि भारत की दोस्ती सभी देशों से बरकरार है? तो चलिए ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड मैप पर अगर आप भारत के दोस्त देखेंगे तो पाएंगे कि पूरा मैप ही ब्लू हो रखा है। इस मैपिंग को देखने पर साफ जाहिर हो रहा है कि इसके लिए भारत ने जरूर कोई इंटरेस्टिंग डिसीजन लिए होंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की ये वैश्विक नीति आज की नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी है। यानी कि ये पहली ही सेंचुरी से चली आ रही है। प्राचीन काल के रोमन एम्पायर, पार्थलन एम्पायर और चीनी साम्राज्य से भारत के बहुत ही अच्छे रिलेशन रहे हैं। इन रिश्तों के बलबूते पर भारत पूरी दुनिया के साथ व्यापार करता था और इस व्यापार के बदले एक बार इतना अमीर हो गया था कि उसकी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी में 30 से 40% का हिस्सा रखने लगी थी। भारत के साथ व्यापार करके बहुत देश उससे अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते थे, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जिनकी नजर भारत के इस लग्जरी और रिचनेस को देखकर बिगड़ गई। इतना सारा पैसा देकर उसे लूटने के बारे में वो सोचते। ये बिन बुलाए मेहमान यानी कि आक्रमणकारी की तरह यहाँ आते और पैसा लूट कर चले जाते। धीरे धीरे इन आक्रमणकारियों को देखकर दूसरे देशों की भी नीयत बिगड़ने लगी। उसके बाद देश में कॉलोनियलिज्म आ गया और उन्होंने भारत को पूरी तरह से निचोड़ दिया। बहुत संघर्ष करने के बाद भारत को लोगों ने खुद को आजाद करा दिया, लेकिन तब तक हमारी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी हम घबराए नहीं और खुद को फिर से खड़ा किया। इतना ही नहीं, भारत ने खुद को आजादी दिलाने के बाद दुनिया के बाकी देश जो गुलामी सह रहे थे उन्हें भी आजादी दिलाने में सपोर्ट किया, जिसमें इंडोनेशिया और अफ्रीका के काफी सारे देश शामिल थे। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि जो देश खुद गुलामी से आजाद हुआ था, जिसकी खुद की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, वो देश दूसरे देशों को सपोर्ट करके उन्हें आजादी दिला रहा था, जो सच में बहुत बड़ा कदम था। भारत की यही नीति पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। वहीं जिन्हें भारत ने सपोर्ट किया था वो तो आज भी भारत को बहुत सम्मान देते हैं और उसके साथ खड़े रहते हैं। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तब बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी थी। बहुत सारे काम करने थे, कई तरह के डिसीजन लिए जा रहे थे। इन सब में जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो था हमारी अर्थव्यवस्था। साल 1947 से लेकर 1980 तक भारत में डी रिज्म मॉडल पर काम किया गया। इस मॉडल के तहत सरकार का प्राइवेट कंपनियों के काम पर पूरा कंट्रोल होता है। वो उनके नुकसान और फायदे पर रुकावट भी डाल सकती है। भारत की इस पॉलिसी की वजह से ग्रोथ रुक सी गई थी, क्योंकि सरकार के इंटरफेस की वजह से प्राइवेट कंपनियां आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की भी हालत खराब हो रही थी। इसका विघटन होता जा रहा था। सोवियत यूनियन की इस हालत से भारत को यह समझ आ गया कि उन्हें अपने देश की पॉलिसी में बदलाव करने होंगे, नहीं तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि ये संभाले भी नहीं संभल पाएगी। इसके साथ वैश्विक स्तर पर साल 1991 में दो बड़े बदलाव हुए। पहला, सोवियत संघ के विघटन से कोल्ड वॉर खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ सोवियत की हालत देखकर भारत में आर्थिक सुधार काफी तेजी से होने लगे। ये दोनों घटनाएं भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव लाने का कारण बने। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब विश्व दो गुटों में बंट गया था, जिसमें एक था सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। लेकिन भारत ने किसी भी गुट को नहीं चुना, क्योंकि वो अमेरिका और सोवियत संघ की पॉलिटिक्स के बीच पिसना नहीं चाहता था। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ और सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तब भारत ने अपना फैसला बदल लिया। उसने अपने गुट निरपेक्ष की नीति छोड़ दी और दूसरे देशों से संबंध बनाने शुरू कर दिए। वहीं 1991 में आर्थिक सुधार को लेकर लिए गए डिसीजन के जरिए डेवलपमेंट करना बहुत ही आसान और फास्ट हो गया। इसका ये नतीजा हुआ कि भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ करने लगी। भारत की ग्रोथ देखकर दुनिया के बाकी देश फिर से इसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगे। देश की इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ करने लगी। वहीं आंकड़े बताने लगे थे कि भारत की इकोनॉमी अब स्टेबल हो चुकी है और वो सही डायरेक्शन में जा रही है। दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना है कि जब किसी देश की इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है तो उसकी ग्रोथ
दुश्मन देशों को भी अपनी तरफ खींच लाती है। कुछ ऐसा ही भारत के साथ हुआ। भारत के दुश्मन देश भी इसके साथ व्यापार करने के लिए आगे आने लगे। पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ ही भारत का भले ही 36 का आंकड़ा रहा हो, लेकिन फिर भी इनके साथ हमारा व्यापार होता है। इसका कारण है विदेश नीति। इस फॉरेन पॉलिसी के कारण दुश्मन देश भी एक दूसरे के साथ व्यापार करने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट के काफी देश भारत से ज्यादा अमीर बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ की लग्जूरियस लाइफ होने के बाद भी इनके रिलेशन दूसरे देशों से कुछ ज्यादा खास नहीं है जितने की भारत से हैं। भारत आज डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन उसके दूसरे देशों के साथ रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग हैं। वहीं मिडिल ईस्ट मामले में पीछे हैं। इसका कारण है यहाँ की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को देखें तो यहाँ शुरू से ही राजनीतिक अस्थायीकरण और सैन्य तख्तापलट की दिक्कतें रही हैं। इतना ही नहीं, भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका में भी यही दिक्कतें रही हैं। लेकिन भारत में कभी भी ऐसी मिलिट्री स्पू का सामना नहीं किया गया। भारत में इस तरह की व्यवस्था का क्रेडिट एंग्लो सैक्सन मिलिट्री ट्रेडिशन को जाता है। इस नीति के तहत जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था, तब उन्होंने मिलिट्री के बजाय सिविलियन अथॉरिटी को ज्यादा बढ़ावा दिया था, जो आज तक चली आ रही है, जिसकी वजह से आज तक भारत में कभी सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ। वहीं इस पाकिस्तान ने इन रूल्स को माना नहीं। यहाँ 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार सैन्य तख्तापलट हो चुका है। वहीं भारत में इस तरह की नीति का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। नेहरू ने भारतीय सेना को लोकतांत्रिक सरकार के नियंत्रण में रहने का सिद्धांत रखा। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने कमांडर इन चीफ का पद खत्म कर दिया। इस पद पर अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेज अफसर तैनात होते थे। वहीं नेहरू ने कहा कि जब फौज का आधुनिकीकरण हो रहा है तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना की अहमियत बराबर होगी, और उसी समय तीनों के अलग अलग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिए गए। वहीं इन तीनों के ऊपर रक्षा मंत्री को रखा गया, जो चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के तहत काम करता है। साथ ही कमांडर इन चीफ का आवास 3 मूर्ति होता था, उसे भी नेहरू ने अपना घर बना लिया। ये एक बहुत बड़ा ही सांकेतिक काम था और संदेश साफ था कि देश में लोकतांत्रिक सरकार ही सुप्रीम सत्ता रहेगी। इसके अलावा इनके बजट में भी कटौती कर दी गई। एक बार जनरल करियप्पा ने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की तो नेहरू उन्हें पत्र लिखकर और बुलाकर नागरिक सरकार के कामों में दखल न देने की हिदायत दी थी। लेकिन पाकिस्तान में सब उल्टा था। यहाँ सब कुछ जिन्ना साहब तक लिमिटेड था। ऐसे में मिलिट्री पूरी तरह से हावी हो गई। वहीं भारत में सब कुछ राजनीतिक पार्टियों के हाथ में था। इसीलिए यहाँ इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ गई और सैन्य तख्तापलट जैसी घटनाएं नहीं हो सकी, जिसका ये रिजल्ट रहा कि भारत तेजी से अपनी विदेश नीति को बढ़ाता गया और दूसरे देशों से रिश्ते बेहतर होते गए। इतना ही नहीं, भारत ने अपने वैश्विक रिश्तों को बनाए रखने के लिए कई बार मुसीबत पड़ने पर दूसरे देशों की मानवीय सहायता भी दी। भारत अपने से कमजोर पड़ोसी देशों जैसे भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश की सहायता करता रहता है और उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान भी बनाया है। दोस्तों, भारत की नीति शुरू से ही रही है कि वो जरूरत पड़ने पर सभी की सहायता के लिए आगे आता है। फिर चाहे पाकिस्तान में आई बाढ़ हो, कोरोना के समय दवाई हो, वैक्सीन या फिर मास्क ही बांटना क्यों न हो, भारत ने अपने हाथ कभी भी पीछे नहीं खींचे हैं। दोस्तों, भारत की ये सारी खूबियां ऐसी हैं जिसे देखकर दुनिया के देश उससे रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि बाकी के देशों में इस तरह की नीति देखने को नहीं मिलती है जो खुद के बजाय दूसरों के बारे में सोचे। वहीं भारत ऐसा करता भी है और इन रिश्तों को बनाने के साथ साथ मेंटेन भी करता है। वहीं एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को थोड़ा गहरा करने की जरूरत है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों के लिए भारत भले ही बड़े भाई की तरह काम करता हो, लेकिन फिर भी इन देशों के सामने उसकी वैल्यू कम है, क्योंकि यहाँ चीनी ड्रैगन ने अपने पंजे को जमा रखा है। वो भारत से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उनका यूज कर रहा है। ऐसे में जरूरत है कि हम अपने रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दें। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हम देशों को अपनी तरफ करके रिश्ते निभा सकते हैं। हम साथ रहकर भी रिलेशन बना सकते हैं। जैसे कि भले ही चीन से हमारी दुश्मनी है, लेकिन फिर भी हम चीन के साथ व्यापार करते हैं। यानी कि हमें ये देखना होगा कि भारत के पड़ोसी देश हमारे खिलाफ होने के बजाय या दूसरी कंट्री के प्रभाव में आने के बजाय इस पर जोर देना होगा कि हम हर कंडीशन में अपने पड़ोसियों पर अपना प्रभाव बनाए रखें, फिर चाहे जैसे कदम भी उठाने पड़े। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को अपने रिश्तों को लेकर और क्या क्या करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।